हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एकेडमिक पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टॉप 10 पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 जो चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। तो देखिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए बहुत सिंपल है इसका डेरिवेशन। हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है जो था रो एल बाई ए, और हमें रो एल ए सबकी वैल्यू पता है। एल क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इस रो को आर एच एस में एल एच एस में ले जाएंगे। तो आर बाय रो इज इक्वल टू एल बाई ए। अब हमें क्या रिलेशनशिप डिराइव करना था, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी क्या होता है 1 बाय रो, और सेल कांस्टेंट क्या होता है एल बाई ए, और रेजिस्टेंस तो हमें पता ही है ये रहा यार। फिर आएगा आर इंटू 1 बाय रो हमें दिख रहा है तो उसकी जगह लिख देंगे कंडक्टिविटी, और यहाँ पे आ गया हमारा सेल कांस्टेंट जी। ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। ये होगा हमारा आंसर। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें इसमें क्या दिखाना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है सीबीएसई के पीवाईक्यूज में। चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन होता कैसे है, फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरिएशन कैसे होता है, सबसे पहली बात द मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है, पर कैसे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूजन, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे, ऑन डाइल्यूजन द मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूजन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीजेस स्लोली। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती है फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है पर धीरे बढ़ती है। तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। हम वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को, और एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, और वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। मोलर कंडक्टिविटी हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है ऑन डाइल्यूशन, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है मोलर कंडक्टिविटी देख सकते हैं आप बढ़ती जा रही है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻³ मोल इनवर्स। देखिए एक कंडक्टिविटी इतने, ये क्या दिया गया हमें, ये हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया गया एक सोल्यूशन का, ऑफ CH3COOH is 3.905 into 10⁻⁵ Simon centimeter inverse. Calculate the molar conductivity and degree of dissociation. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो हमें सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, और हमें कंडक्टिविटी दी गई है 3.905 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हमें ये 2 चीजें दी गई हैं। अब हमें निकालना क्या है, टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो अब हम कैसे निकालेंगे, जब हमें पता होगा मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी दी गई है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी दी गई है। इससे हम नेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे, कोलरॉश लॉ से। तो चलिए निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो टोटल होगी, हम सिंपली इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी CH3COOH की। ठीक है, तो हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 349.6 प्लस 40.9। तो जो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोल्यूशन की आएगी वो क्या आ जाएगी 0.5109। तो आ जाएगी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गई हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे हमारे इस फॉर्मूला से।
हमें मोलर कंडक्टिविटी अब निकालनी है, जो कि क्या होती है, कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी किस में दी हो, अगर हमें कंडक्टिविटी दी होती है सेंटीमीटर में तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर हमें कंडक्टिविटी दी गई हो सेंटीमीटर में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारी मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी, 1000 मल्टीप्लाई बाय कंडक्टिविटी जो कि है 3.905 इंटू 10⁻⁻5, और नीचे आ जाएगी हमारी कॉन्सेंट्रेशन जो कि है 10⁻⁻3। अब हम आसानी से हमारी मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। हमारी मोलर कंडक्टिविटी कितनी आएगी, 39.05। हम देख सकते हैं ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, हमें अब ये मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है, अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू, तो वो होगी, अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कर देते हैं, तो करते हैं मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो कि क्या हो जाएगा 39.05 डिवाइड बाय 390.5। अब हम अगर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, हमें दिख रहा है, ये आ रहा है 0.1, है ना, ये आ रहा है 0.1। ये आ गया हमारे दोनों आंसर्स। तो चलिए करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये पहला पार्ट है हमारा। दूसरा पार्ट है व्हाट हैपेंस इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन ई नॉट ऑफ द सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है PYQs में। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज अ सेल या फिर इट इज अ डिवाइस, दैट कन्वर्ट्स chemical एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने डिफाइन कर दिया। अब ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना देता हूं। तो ये आ जाएगा हमारा सेल, आ गए हमारे 2 बीकर्स, यहाँ आ गया हमारा एनोड, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये आ गया हमारा वोल्ट मीटर, यहाँ आ गया हमारा कैथोड, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ई नॉट ऑफ द सेल है, ई नॉट ऑफ द सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल को कहते हैं ई नॉट ऑफ द सेल। ठीक है, अगर हमारा जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, मान लीजिए एक्सटर्नल पोटेंशियल को मैंने ई से ही डिनोट कर दिया और नीचे EX लगा दिया, अगर वो हमारे ई नॉट ऑफ द सेल से बड़ा हो जाता है तो फिर होगा क्या। ठीक है, अगर हमारे ई नॉट ऑफ द सेल से ई एक्सटर्नल बड़ा हो जाता है तो क्या होगा। तो देखिए जो ई एक्सटर्नल हम अप्लाई करते हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अप्लाई करते हैं। अब आप समझिए, मान लीजिए ये बीकर ए है जिसमें हमने एनोड रखा है, ये बीकर बी है जिसमें हमने कैथोड रखा है। अब आपने समझ लिया है कि जो बीकर ए है उसमें क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या होता है, रिडक्शन। हमने देखा था कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होता है A to B, है ना, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होता है बीकर A से B तक। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल जब अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा इस इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अप्लाई करते हैं। मैंने क्या बोला कि जो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई किया वो इंटरनल से बड़ा है। ठीक है, अगर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया वो इंटरनल से बड़ा है तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो होगा B to A। वापिस समझिए कि जो हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया वो इंटरनल पोटेंशियल से बड़ा है, इंटरनल EMF से बड़ा है, तो फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाएगा, मतलब B to A होने लग जाएगा। बल्कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, A बीकर से B तक, ऐसे हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था और करंट का फ्लो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या होगा
कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो हमने ज़्यादा अप्लाई कर दिया इंटरनल से, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो होगा B2A और जो करंट का फ्लो है वो होगा A2B। अब इसमें क्या होता है, तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिकम्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करता है। और क्या होता है, और हमारा जो करंट है, हमारा जो करंट पहले कहां से कहां फ्लो कर रहा था, कैथोड से एनोड। अब हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा, एनोड से कैथोड। जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो करेगा एनोड से कैथोड। अब हमें यही सारे पॉइंट्स लिखने थे इस क्वेश्चन में कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई किया जाता है वो जब इंटरनल पोटेंशियल से बड़ा होता है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है। ये पॉइंट नंबर 1 होगा। और पॉइंट नंबर 2 होगा कि जो करंट है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और हमें क्या क्या दिया गया है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl is 426, limiting molar conductivity for NaCl is 126 and limiting molar conductivity for CH3COONA is 91 Simon सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट। अब हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉलरॉस्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। बाय कॉलरॉस्ट लॉ हम सिंपली लॉ अप्लाई करेंगे। अब मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो एक इलेक्ट्रोलाइट की, फॉर एग्जांपल CH3COOH, हमें मान लीजिए इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे कि हमें इसका क्या करना है, सबसे पहले इसको तोड़ के देखना है कि इसका कैटायन पार्ट कौन सा है और इसका एनायन पार्ट कौन सा है। तो हम अगर देखें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें मिलेगी H+ और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें मिलेगी CH3COO-। तो ये हो जाएगा हमारा कैटायन पार्ट और ये हो जाएगा हमारा एनायन पार्ट। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है इसमें कि हमें 3 चीजें दी गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA। हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। हम इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें यहाँ पे हमारा एनायनिक पार्ट मिल जाएगा जो है CH3COO। ठीक है, हमें यहाँ पे हमारा एनायनिक पार्ट दिख रहा है। अब हम अगर ऐड कराएंगे इसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl से, अगर हमने इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कराया तो हमें यहाँ दिख रहा है, हमें यहाँ पे हमारा कैटायनिक पार्ट दिख रहा है, H+ दिख रहा है ना हमें यहाँ पे, है ना, हमें यहाँ पे हमारा H+ पार्ट दिख रहा है। पर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा साथ में, हमें यहाँ पे NaCl भी मिल जाएगा। तो हमें NaCl तो नहीं चाहिए, NaCl को हमें निकालना है, तो हम कर देंगे माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। हम माइनस कर देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया कि हमें CH3CO हमारा क्या है, हमारा है वो एनायनिक पार्ट, और यहाँ पे हमें H+ दिख रहा है हमारा कैटायनिक पार्ट। अब हमें ये दो पार्ट्स को अगर जब हम जोड़ेंगे तभी तो हमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट का क्या मिल जाएगा, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगा। अब हमें इन पार्ट को तो जोड़ना है, पर हमें साथ में क्या मिलेगा, NaCl भी हमारा जुड़ के मिलेगा। तो हमें NaCl को निकालना पड़ेगा, तभी हमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट की पूरी क्या मिलेगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हमें इन तीनों की वैल्यू दी गई है, सिंपली ऐड करके सब्सट्रैक्ट करना है हमें। तो देखते हैं, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COONA की हमें दी गई 91, हम इसको ऐड कराएंगे 426 से और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 126 से। समझ गए आप? ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा ये 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो कि क्या है, ये है हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। ये है हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो 2 पार्ट में बटा हुआ है, जो जिसका पहला पार्ट है 2 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ 10⁻³ मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl इज 1500 ओम। तो हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो है 1500 ओम। ठीक है, एक 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन का। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट,
तो हमें सेल कांस्टेंट निकालना है। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻³ मोलर सोल्यूशन इज 0.46 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने पढ़ा हुआ है रिलेशन कि कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस गिव्स सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें सिंपली सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें दी हुई है 0.146 इंटू 10⁻³ करेंगे तो हमें कंडक्टिविटी हमें दी गई है। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 से, ठीक है, जब हमने इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो सेल कांस्टेंट मिल जाएगा हमें, जो भी वैल्यू होगी उसके भी यहाँ लिख देंगे, जो कि आएगी मीटर इनवर्स में। ठीक है, जैसे कि इस केस में आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि हमें दिख रहा है कि मोल जो कंडक्टिविटी है वो किसमें, सेंटीमीटर में, तो आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स में। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सेल कांस्टेंट है वो आएगा 0. इसके आगे सिंपली 0 लगा देंगे तो आएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए करते हैं हमारे 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो 3 मार्क्स का है। तो इन ऑल 6th क्वेश्चन पूरा 5 मार्क्स का है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। कह रहा है डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है और हमें उसके वेरिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को फिर डिस्कस करके दिखाना है। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इट इज द कंडक्टिविटी of 1 mole of electrolyte एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होगी इन अ सॉल्यूशन, उसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी उसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और हम इसको डिनोट करते हैं लैम्डा m से। ठीक है, ये बातें हमने जान ली। अब हम क्या देखेंगे? वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहले देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका वेरिएशन देखेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका वेरिएशन देखेंगे। इट इंक्रीजेस स्टीपली। ठीक है, स्टीपली इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन इट इंक्रीजेस स्टीपली। ठीक है, और इसका ग्राफ भी आप बना के दिखा सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, पर आपको बना के दिखा देना है, जो कि बनता है कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन का अंडर रूट और यहाँ लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और वो स्टीपली बढ़ती है विद डाइल्यूशन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, मोलर कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब हम देखते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन है वो देखेंगे हम। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या वेरिएशन है? इट इंक्रीजेस स्लोली विथ डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे सोल्यूशन को, धीरे बढ़ेगी। इसका भी हम ग्राफ बना के दिखा देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी है इट इंक्रीजेस स्लोली विथ डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे सोल्यूशन को, वो धीरे बढ़ेगी। तो हम इसी में मैं बना के दिखा देता हूं, वो बढ़ेगी जरूर पर धीरे बढ़ेगी। तो ये बनेगा हमारा ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये बनेगा हमारा ग्राफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हो गया हमारे 6th क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो 2 मार्क्स का पूछा गया था प्रीवियस ईयर। तो करते हैं। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पियर्स वाज पास थ्रू इट। तो देखिए बहुत, तो हमें मोलर मास पता होना चाहिए कॉपर का, जो होता है 63.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया करंट जो कि है 2 एम्पियर्स। हमें क्या निकालना है? टाइम। ठीक है, कि कितना ग्राम मास कॉपर का डिपॉजिट हुआ। तो हमें मास डिपॉजिटेड भी दिया गया जो है 1.27 ग्राम। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या है? M = ZIT। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला है, जो फेराडेस फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है, वो है M = ZIT।
तो m क्या है 1.27, ये है मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, अभी देखिए हमें यहाँ पे z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, z की वैल्यू होती है मोलर मास डिवाइड बाय NF। अब हमें क्वेश्चन में एक और चीज दी गई है कि हमने CuSO4, ठीक है, हमने जो CuSO4 का जो सोल्यूशन है उसको इलेक्ट्रोलाइज करवाया, तभी तो कॉपर डिपॉजिट हो पाएगा, ठीक है। तो फिर अब जो नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स तब होंगे हम अभी नोट कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं Z इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय F क्या होता है फेराडेस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल इनवर्स, ठीक है। तो जानेंगे कैसे हम, n की वैल्यू को हम जानेंगे जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसका, तो आएगा CuSO4। अब हमें सिंपली इसको तोड़ना है, हमें इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को इसको कैटायन में और इसके एनायन पार्ट में तोड़ना है। तो होगा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। हमने ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको हमने Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में तोड़ दिया, मतलब इलेक्ट्रोलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना आ रहा है 2। यहाँ पे कॉपर की वैल्यू क्या है 0, यहां से हो गया 2, तो जो हमारा नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स है वो आ गया 2। सेम विद SO4 भी यहाँ पे मान लीजिए 0 है, 0 से हो गया -2। तो हम मैग्नीट्यूड देखते हैं कि 2 है या कितना है, न्यूमेरिक वैल्यू देखते हैं बेसिकली, साइन नहीं देखते हैं जब नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। तो फिर जो हमारा n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब देखिए f हमें लिखना है, तो f आएगा 96500 मल्टीप्लाई बाय I क्या है हमारा करंट 2 एम्पियर जो हमें दिया हुआ है, और हमें क्या लिखना है साथ में लिखेंगे हम टाइम जो हमें निकालना है। तो हम t को सब्जेक्ट बनाते हैं और सारी चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो फिर जो ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा 1.27 मल्टीप्लाई बाय 96500 डिवाइड बाय 63.5, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा आंसर, इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा 1930। तो इसका आंसर आ गया 1930 जो आएगा सेकेंड्स में, ठीक है। तो हमारा टाइम आ गया सेकेंड में जो है 1930 सेकेंड्स, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए करते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्करी इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ HgNO3 होल ट्वाइस बाय अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स फॉर 3 आवर्स। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको फेराडेस फर्स्ट लॉ से हम कर लेंगे। तो इसका आंसर आएगा M इज इक्वल टू ZIT। ये है हमारा फेराडेस फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज पास टू द इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास दैट इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। तो अब हम Z का फॉर्मूला लिखते हैं, जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे कि देखिए इस Z का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइड बाय NF। Z का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइड बाय NF। अब हम क्या करेंगे Z की वैल्यू यहां डाल देंगे, तो आएगा M इज इक्वल टू मोलर मास NF IT, ठीक है। I क्या है करंट हमारा, हमें करंट दिया गया है 2 एम्पियर्स और हमें टाइम भी दिया गया है, ठीक है। अब अगर मैं इस मोलर मास को LHS में ले आऊं तो क्या होगा, स्मॉल m बाय कैपिटल M इज इक्वल टू IT बाय NF। और ये स्मॉल m बाय कैपिटल M क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स है वो इज इक्वल टू आ जाएगा IT बाय NF के। अब हमें सबकी वैल्यू दी गई है, सिंपली हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब हमें F की वैल्यू पता है क्या होती है 96500 कूलम पर मोल इनवर्स, ठीक है। और हमें करंट की वैल्यू भी दी गई है 2 एम्पियर्स, हमें टाइम की वैल्यू भी दी गई है 3 आवर्स। अब हम इस आवर्स को कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड में, तो आएगा 3 इंटू 60 एन कैसे निकालेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइज कर देंगे, तो आएगा HgNO3 होल ट्वाइस। अगर जब इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे या फिर इसे तोड़ेंगे तो फिर कैसे टूटेगा, Hg2 प्लस NO3 2 माइनस, ये ऐसे टूट जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2 है, सबकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, जो होगा 2 इंटू टाइम है 360 इंटू 60 सेकेंड्स डिवाइड बाय n 2 इंटू 96500। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो करते 2 से 2 चला जाएगा, 0 से 0,
फिर ये आएगा 108 डिवाइड बाय 965 जो कि होता है 0.112 मोल्स। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.112 मोल्स, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था फॉर 3 मार्क्स। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद सेल रिएक्शन, हमें सेल रिएक्शन दिया हुआ है कि 2Ag प्लस प्लस Cu, जो ये सॉलिड में होते हैं दोनों, ये दोनों मेटल अपने ग्राउंड स्टेट सॉलिड में है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है Cu2 प्लस प्लस Ag में। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्सटर्नल ईएमएफ निकालना है। जब हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया हुआ है जो है ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ भी दिया हुआ है। अब हम सिंपली नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। हम सिंपली नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू है ई नॉट सेल, ये क्या है एक्सटर्नल ईएमएफ, ये है स्टैंडर्ड ईएमएफ 0.06। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको 0.06 ले लेते हैं, डिवाइड बाय एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो आयंस में, ठीक है। ये है नर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालते हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल है, देखिए ये जो कॉपर जीरो स्टेट में है, ठीक है, मान लीजिए अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो इसके ऊपर चार्ज होगा 0, तो ये 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 में। तो हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स है वो हो जाएगा 2। देख सकते हैं कि देखिए जो Ag प्लस है, ये 2Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, 0 में हो रहा है। तो 2 0 में हो रहा है और 0 2 में हो रहा है, ऐसे आप देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब हमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। ईएमएफ भी दिया हुआ है जो कि है 0.46, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया हुआ है जो है 0.46 माइनस 0.06 डिवाइड बाय एन, एन क्या है 2 लॉग। तो जो प्रोडक्ट में आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई है और जो रिएक्टेंट में आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमें दी हुई है, ठीक है। हमें दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। तो जो प्रोडक्ट में जो आयंस हैं कॉपर के, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -1। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर -3 जो कि Ag प्लस के आयंस हैं रिएक्टेंट में, और इसको हम स्क्वायर भी करेंगे। अब हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हम देख सकते हैं इसका जो स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट है 2, उसको हम पावर में लेके जाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट होता है उसको हम जब नर्स्ट इक्वेशन में लिखते हैं तो फिर जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म लिखेंगे उसको हमेशा हम स्क्वायर में लिखेंगे। तो जो ई ऑफ सेल होगा, जो ई ऑफ सेल होगा वो आएगा 0.46 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2 लॉग ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -1, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6। अब जब ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 5, ठीक है। जब वो ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 5। अब आप ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि जो log 10 टू द पावर n होता है वो होता है n, ठीक है। तो जो log 10 टू द पावर n होता है वो होता है n, ठीक है। तो यहां से log 10 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा 5। तो यहां से log 10 टू द पावर 5 हो जाएगा 5, उसको हम 5 लिख देंगे। तो जो हमारा ई ऑफ सेल है उसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, जब ये इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 0.03। तो ये आएगा 0.460 माइनस 0.150। अब हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो हमारा ईएमएफ ऑफ सेल है वो आ जाएगा 0.310 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इतने वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये 5 मार्क्स का है टोटल, और ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है करने वाले हैं। फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई कैथोड एंड एनोड फ्रॉम द सेल रिएक्शन। तो ये जो सेल रिएक्शन है हमें इसमें कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करना है। तो इसको आसानी से करेंगे। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट जब अपनी सॉलिड या ग्राउंड स्टेट पर होता है तो कि देखिए आप देख सकते हैं कि Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 प्लस में। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप हाफ सेल के लिए भी रिएक्शन लिख सकते हैं, हाफ सेल का जो रिएक्शन होगा वो भी लिख सकते हैं फॉर कॉपर, ठीक है। तो लिख दीजिए कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ, Cu2 प्लस में। अब हमें इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा।
देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देख सकते हैं हम कॉपर, ये जो पूरा सेल रिएक्शन है, कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ में, ठीक है, कॉपर हो रहा है Cu2+ में कन्वर्ट। अगर कॉपर Cu2+ में हो रहा है तो जो ग्राउंड स्टेट में जो एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है 0, और ये 2+ में जा रहा है, ठीक है। अगर ये 2+ में जा रहा है तो फिर इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब जब ग्राउंड स्टेट पर जो चार्ज होता है 0, अगर वो चार्ज बढ़ता है तो होता है ऑक्सीडेशन, अगर वो चार्ज घटता है तो होता है रिडक्शन, ठीक है। जो ग्राउंड स्टेट पर जो चार्ज होता है 0, अगर वो चार्ज बढ़ेगा तो होता है ऑक्सीडेशन, अगर घटेगा तो होगा रिडक्शन। अब हमें पता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर, तो जो हमारा एनोड है वो है कॉपर, ठीक है, जो हमारा एनोड है कॉपर। और आप इसको हाफ सेल रिएक्शन से भी देख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो यहाँ जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। अब हम सिंपली आइडेंटिफाई करेंगे कैथोड को। कैथोड क्या होता है, जहां पर रिडक्शन होता है, जहां पर रिडक्शन होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। और यहां पर रिडक्शन हो रहा है 2Ag+, ठीक है, 2Ag+ कन्वर्ट हो रहा है 2Ag में। तो अगर हमने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा दिया तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2+ चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और Ag बना देंगे, 2Ag बना देंगे, जिसका चार्ज 0 होगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हो रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो ये है हमारा कैथोड और ये है हमारा एनोड। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें EMF निकालना है सेल का। तो चलिए आसानी से हम नर्स्ट इक्वेशन से EMF निकाल लेंगे सेल का। सबसे पहले हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, जो होता है EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल, जो कि होता है स्टैंडर्ड EMF माइनस 0.059 डिवाइड बाय n लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जो आयंस में होंगे उन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है नर्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम सेल रिएक्शन लिख देते हैं। तो सेल रिएक्शन क्या कह रहा है, ये है एनोड, तो यहाँ होगा क्या, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो ये होगा Sn2+ से Sn से हो जाएगा Sn2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से। और ये है हाइड्रोजन पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो रहा है क्या, रिडक्शन, तो होगा H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आएगा H2, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे H के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे भी H के 2 एटम्स होने चाहिए, और ये 2 माइनस और 2+ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा हमारा नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा Sn प्लस 2H+ गिव्स Sn2+ प्लस H2, ठीक है। तो ये आ गई हमारी नेट सेल रिएक्शन। अब हम सिंपली देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या है। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलर, और जो Sn2+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.04 मोलर। अब हमें सारी बातें पता चल चुकी हैं, बस हमें एक बात और जाननी है कि जो नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स है, हम देख सकते हैं कि जो Sn में 0 है, 0 से 2 हो रहे हैं, तो आएंगे 2। नोटेशन में हर एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। उससे पहले हमें E0 ऑफ द सेल भी निकालना है, क्योंकि हमें ये E0 ऑफ द सेल नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है E0 ऑफ एनोड, ठीक है। और ये क्या होता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। EMF ऑफ कैथोड होता है, उसको जब हम एनोड से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें मिलता है E0 ऑफ द सेल। तो हमें इसमें क्या मिलेगा, देखिए कैथोड हमारा क्या है, सबसे पहले देखिए आराम से कि कैथोड हमारा है हाइड्रोजन पोटेंशियल वाला कैथोड है। अब जो कैथोड है वो है हाइड्रोजन का। अब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल होता है वो होता है 0, तो इसका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है वो होता है 0। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड होगा वो होगा 0। यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन, फिर लगेंगे ब्रैकेट, फिर आएगा माइनस 0.14। अब ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड क्या है, Sn है ना, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। अब एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, हो जाएगा 0.14 वोल्ट्स। अब ये आएगा हमारा फाइनल स्टैंड पोटेंशियल। अब हमने ये माइनस 0.14 क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब Sn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.14 वोल्ट्स है, ठीक है।
तो अब हम सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट ऑफ सेल जो है 0.14 माइनस 0.06 ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 0.6 ले रहे हैं, डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी है 2, लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट के जो आयंस है तो 0.04 डिवाइड बाय 0.02 जो क्या है रिएक्टेंट में जो आयंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन, और साथ ही साथ स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो पावर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, हमारा स्क्वायर। तो अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आएगा ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.14 माइनस ये हो जाएगा 0.03 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.03 लॉग ये हो जाएगा 0.04 10 टू द पावर माइनस 2, और इसको भी लिख सकते हैं हम 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर 2। तो ई सेल क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा 0.14 जाएगा हमारा 0.14 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई बाय 2। यहां से हम देख लेंगे, यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो सिंप्लीफाई करके आ रहा है ये आ रहा है 10 टू द पावर 2, और मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि log 10 टू द पावर n क्या होता है n। ठीक है, तो ये 2 यहां आ जाएगा log के बाहर, फिर ये कितना हो जाएगा जो हमारा फाइनल आंसर है ई सेल वो होगा 0.08 वोल्ट्स, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। ऐसे ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।